हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिक आइडेंटिटीज, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन एंड एक्सरसाइज 3.1। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसे बोलते हैं? अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो ये यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है 0 0 पे और रेडियस है 1 यूनिट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे मैं बोल दूंगा पॉइंट ए। इसको हम लेंगे पॉइंट ए डैश। यहाँ पे पॉइंट लेंगे बी। इस पॉइंट को नाम देते हैं बी डैश। तो ओरिजिन से राइट साइड में जाओगे 1 जितना डिस्टेंस तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 0। ओरिजिन से ऊपर जाओगे 1 जितना डिस्टेंस तो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 1 और नीचे जाओगे तो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -1। ओरिजिन से ये जो 1 डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है उसको मैं बोल देता हूँ पी ऑफ थीटा। अभी यहाँ पे थीटा क्या है? तो बोलना है ओरिजिन से पी तक का जो लाइन सेगमेंट है ओपी, उसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाया है अगर वो थीटा है तो पॉइंट को बोलेंगे पी ऑफ थीटा। तो पी ऑफ थीटा उसको हम नाम देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट। यहाँ पे है डेफिनेशन, एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट। तो यूनिट सर्कल पे एक पॉइंट हमको दिख रहा है पी ऑफ थीटा और उसको हमने बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो जानना है। तो पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे। तो P से जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है उसको हम बोलेंगे पॉइंट पी क्यू और P से जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया है उस पॉइंट को हम बोलेंगे R। तो अभी जितना डिस्टेंस ओ क्यू होगा उसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ थीटा एंड ओ आर डिस्टेंस को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ थीटा। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। उस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, यहाँ पे पॉइंट है O, ये है Q, ये है P और एंगल है 90 डिग्री। डिस्टेंस OP इज 1 यूनिट क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है और OQ डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम cos थीटा लेंगे। cos थीटा आ जाएगा OQ अपॉन 1 इज इक्वल टू OQ एंड साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो आ गया PQ। मतलब डिस्टेंस OQ इज cos थीटा, तो OQ डिस्टेंस उसी को हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ थीटा। तो P ऑफ थीटा का x कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा एंड डिस्टेंस PQ इज sin थीटा एंड डिस्टेंस PQ क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ थीटा, तो y कोऑर्डिनेट इज sin थीटा। तो अभी जब भी हम ऐसा बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट P ऑफ थीटा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos थीटा एंड sin थीटा। जैसे कि ये पॉइंट A है, P पॉइंट की जगह पे मैं A पॉइंट लूंगा तो थीटा डिक्रीज होके हो जाएगा 0। तो पॉइंट A के लिए एंगल होगा 0, तो उसको मैं बोल दूंगा cos 0 एंड sin 0। लेकिन पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमको दिख रहा है 1 0, तो उसको मैं 1 0 से कंपेयर कर दूंगा। तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो cos 0 आ जाएगा 1 और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो sin 0 आ जाएगा 0। तो cos 0 का आंसर मिला हमको 1 और sin 0 का आंसर मिल गया 0। अभी मैं पॉइंट B ले रहा हूं। पॉइंट B उसके लिए एंगल चाहिए, तो पॉइंट A से ट्रैवल करके आप B तक जाओगे तो जो भी एंगल आप मेजर करोगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे। मतलब ये हमारा रेफरेंस लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वहां से आप ये एंगल मेजर करोगे तो पॉइंट बी के पास एंगल बनेगा π/2। यहाँ से आप मेजर करना स्टार्ट करोगे और इतना एंगल बनेगा π/2। वैसे ही उससे आगे जाओगे ए डैश तक तो पॉइंट ए डैश के लिए एंगल बनेगा 180 डिग्री इज पाई रेडियंस। उससे भी आगे जाओगे तो बी डैश जो पॉइंट है उसके लिए एंगल बन जाएगा 3π/2 रेडियंस। और एक कंप्लीट रोटेशन के बाद पहले यहाँ पॉइंट ए के पास एंगल था 0, लेकिन आफ्टर वन रोटेशन इट विल बी 2π रेडियंस 360 डिग्रीज।
तो पॉइंट बी के लिए हम एंगल लेंगे π/2। तो बी ऑफ π/2 उसके कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूला से आएंगे cos π/2 एंड sin π/2। लेकिन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से यहां दिख रहा है, ओरिजिन से ऊपर 1 जितना डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 1। तो 0 1 से इसको कंपेयर कर देंगे, तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने से cos π/2 मिलेगा 0 एंड sin π/2 मिलेगा 1। वैसे ही हम पॉइंट a डैश ऑफ पाई है वहां से निकाल सकते हैं पाई, उसके लिए cos का आंसर मतलब x कोऑर्डिनेट। यहां से आपको दिख रहा है कि p ऑफ थीटा, उसमें x कोऑर्डिनेट है cos एंड y कोऑर्डिनेट है sin। तो जो भी एंगल होगा उस पॉइंट के रिलेटेड, उसका cos निकालोगे तो वो x कोऑर्डिनेट मिलेगा और y कोऑर्डिनेट इज साइन ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पे जो -1 है उसको हम बोलेंगे cos ऑफ दिस एंगल पाई। तो cos पाई इक्वल्स होगा -1 एंड sin पाई हो जाएगा 0। तो यहां से हम लिखेंगे cos पाई इक्वल्स -1 एंड sin पाई इक्वल्स 0। वैसे ही पॉइंट बी डैश है, उसके लिए एंगल है 3π/2। तो एंगल 3π/2 के लिए cos का आंसर होगा 0, sin का आंसर होगा -1। तो cos ऑफ 3π/2 इज इक्वल टू 0 एंड sin ऑफ 3π/2 इज इक्वल टू -1। उसके भी आगे जाओगे तो पॉइंट ए के लिए अभी एंगल मिलेगा 2π। अभी इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट ए के लिए एंगल 0 भी बोल सकते हो और पॉइंट ए के लिए एंगल 2π भी बोल सकते हो। तो एक ही पॉइंट के लिए दो एंगल कैसे बोले हमने? जब यहां से हमने स्टार्ट किया था तो एंगल 0 था, लेकिन हम एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वहीं पे आते हैं तो एंगल बन जाता है 2π। तो पॉइंट ए के पास 2π है तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा 1 और y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो cos ऑफ 2π मतलब cos ऑफ 360 डिग्री, उसका आंसर 1 होगा और sin ऑफ 2π का आंसर होगा 0। तो यहां से हमको दिख रहा है कि cos 0 भी 1 है और cos 2π भी 1 है, sin 0 भी 0 है और sin 2π भी 0 है। तो अगर मैंने बोला sin थीटा इक्वल 0, तो थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है या फिर 360 डिग्री या फिर 2π रेडियंस भी हो सकता है। और हमने जो अभी तक पढ़ा था 10th में, वो ऐसा पढ़ा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज, तो वो हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ और यहाँ पे सब फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शंस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास। तो फर्स्ट फंक्शन इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, फिर टेन थीटा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। एंगल्स हमारे पास है, स्टैंडर्ड एंगल्स इज 0 डिग्री, उसके बाद हम लिख रहे हैं 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, उसके बाद का स्टैंडर्ड एंगल है 45 डिग्री, उसके बाद का एंगल है 60 डिग्री एंड लास्ट हम एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री। तो ये जो टेबल है उसके लिए आपको सब वैल्यूज पता ही होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और ये भी बता देता हूं कि ये सब वैल्यूज कहां से आ रही है। तो पहले तो साइन ऑफ 0 डिग्री हमने अभी देखा है, यहां ऊपर देखा था कि साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो जो 0 डिग्री है उसको हम लिखेंगे 0 रेडियंस। अभी हमको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। तो इसका मतलब 180 डिग्री को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा π/2 रेडियंस। अभी ये 180 डिग्री को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 60 डिग्री बनेगा और सामने बनेगा π/3। तो 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3 रेडियंस। 45 डिग्री लाने के लिए 180 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आएगा π/4 रेडियंस। 30 डिग्री लाने के लिए 180 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये होगा π/6 रेडियंस। तो ये जो एंगल्स है डिग्रीज में, और उसकी जगह पे हम रेडियन में भी एंगल बोल सकते हैं। अभी हमको 0 डिग्री या 0 रेडियन, उसके लिए साइन थीटा पता है। साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 इज 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। फिर यहाँ से हमने निकाला साइन π/2, साइन π/2 इज 1, तो यहाँ पे आएगा 1। अभी 45 डिग्री के लिए साइन नहीं पता है तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं।
ये जो ट्रायंगल है उसमें ये 90 डिग्री, ये जो साइड है उसी लेंथ की मैं यहाँ पे साइड ले रहा हूं, तो इसका मतलब होगा ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और सामने वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो 45 डिग्री है उसके लिए ये x और ये x ही होगा। तो पाइथागोरस से आप ये साइड निकालोगे हाइपोटेनियस, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, और उसका रूट करोगे तो वो आएगा √2 × x। अभी ये 45 डिग्री के लिए साइन निकालना है, साइन ऑफ 45 डिग्रीज। तो साइन 45 डिग्री, साइन का आंसर क्या कैसे मिलता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन √2x वो आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री इज 1/√2। अभी हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा एक ट्राइंगल सोचेंगे। ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होगा ये होगा 60 डिग्री, और यहां से मैं सामने की साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो वो मीडियन भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल लेंथ की साइड्स मिलेगी। अभी ये जो साइड है उसको मैं ले लेता हूं 2x, ये भी लेंथ ऑफ साइड हम लेंगे 2x, ये लेंथ को भी लेंगे 2x, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा x और इतना डिस्टेंस हो जाएगा x। अभी ये जो 60 डिग्री है उसके सामने वाला ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अभी इस 30 डिग्री के लिए हम साइन निकालेंगे, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये 30 डिग्री के लिए अपोजिट साइड है x और हाइपोटेनियस है 2x, तो यहाँ पे आएगा x अपॉन 2x, तो वो हो जाएगा 1/2। इसका मतलब हुआ साइन 30 डिग्री इज 1/2। अभी ये x है और ये डिस्टेंस है 2x, तो इतना डिस्टेंस आप निकालोगे ये हो जाएगा, ये जो एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा √3 × x। तो √3x के हिसाब से ये साइन 60 डिग्री आएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट साइड इज √3x अपॉन 2x इज √3/2। तो साइन 60 डिग्री का आंसर हमको मिल गया √3/2। वैसे ही अभी हमको कॉस निकालना है, तो कॉस 0 डिग्री हमने ऊपर लाया है, कॉस 0 डिग्री इज 1 एंड कॉस π/2 इज 0। तो cos 0 को लिखेंगे 1 एंड cos π/2 को लिखेंगे 0। यहां से हम साइन 45 डिग्री जैसे लाए हैं वैसे ही cos 45 डिग्री भी ला सकते हैं। x अपॉन √2x इज 1/√2, और यहाँ पे है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए cos क्या आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और 30 डिग्री के लिए cos आ जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। अभी टेन थीटा तो आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा से भी निकाल सकते हो, 0/1 इज 0, ये हो जाएगा रेशियो 1/√3, 1/√2/1/√2 हो जाएगा 1, √3/1 तो √3 हो जाएगा, और 1/0 तो अनडिटरमाइंड आएगा। फिर ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, या फिर 1/tan थीटा लिखोगे तो भी अनडिफाइंड, ये हो जाएगा 1/tan थीटा इज √3, और ये हो जाएगा 1, ये 1/√3, एंड 1/अनडिफाइंड तो वो हो जाएगा 0, या फिर cos थीटा बाई साइन थीटा करोगे तो भी 0 आएगा। cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1/sin करोगे तो वो अनडिफाइंड होगा, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, यहाँ पे आएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, एंड 1/1 इज 1, और ये हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 एंड अनडिफाइंड। अभी हम वापस ये यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, यूनिट सर्कल। ये है यूनिट सर्कल, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन, और यूनिट सर्कल है तो रेडियस होगी 1 यूनिट। यहाँ पे पॉइंट हम लेंगे p ऑफ थीटा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos थीटा एंड sin थीटा। यह है y एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट हम लेते हैं a, ये पॉइंट है a डैश, यहाँ का पॉइंट नाम दिया है b, और इसको नाम दिया है b डैश। a के कोऑर्डिनेट्स है 1 0, a डैश के कोऑर्डिनेट्स है -1 0, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 1,
एंड बी डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -1। अभी ये जो एंगल थीटा है उसके हिसाब से ए के पास एंगल हो जाएगा 0, और उससे आगे आप ट्रैवल करोगे तो बी के पास हो जाएगा एंगल π/2। उससे भी आगे जाओगे तो ए डैश के पास हो जाएगा एंगल 180 डिग्री पाई। पाई से भी आगे जाओगे तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 270 डिग्री इज 3π/2, और एक कंप्लीट रोटेशन के बाद यहाँ पे एंगल होगा 2 पाई। तो पहले यहाँ पे एंगल था 0, और एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वो एंगल आ जाएगा 2 पाई। अभी और एक कंप्लीट रोटेशन आप जाओगे तो उसके आगे एंगल आएगा 4 पाई, फिर आएगा 6 पाई एंड सो ऑन, तो आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है। यहाँ पे एंगल है π/2। π/2 हमको कैसे मिला? 0 से हम आगे गए तो यहाँ पे मिला π/2, फिर π/2 से एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वापिस बी के पास पहुंचोगे तो वो हो जाएगा π/2 प्लस 2 पाई, तो वो हो जाएगा 5π/2, और फिर उसमें वापस 2 पाई जितना ऐड करोगे तो उसके बाद वाला एंगल मिलेगा 9π/2 एंड सो ऑन। वैसे ही यहाँ से आगे जाओगे तो ये एंगल है पाई। तो 0 से हमने स्टार्ट किया था एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, और यहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला एंगल है पाई। फिर वापिस एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ए डैश के पास पहुंचोगे तो वो एंगल बन जाएगा पाई प्लस 2 पाई इज 3 पाई। वापिस एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वहां पे पहुंचोगे तो वो आ जाएगा 5 पाई एंड सो ऑन। वैसे ही बी डैश के पास एंगल है 3π/2, लेकिन वो कहाँ से हमने मेजर किया है? पॉइंट ए से हमने मेजर करना स्टार्ट किया था, और इतना एंगल है 3π/2। फिर 3π/2 के अंदर वापिस एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करेंगे तो इसके अंदर 2 पाई ऐड करेंगे, 3π/2 प्लस 2 पाई हो जाएगा 7π/2। उसके बाद 7π/2 में वापिस एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करेंगे तो 2 पाई ऐड करने से एंगल मिलेगा 11π/2 एंड सो ऑन। तो ये सारे एंगल्स है जो एक्सिस के ऊपर के एंगल है। मतलब अगर मैंने बोला कि एंगल है 0 तो उसके लिए कॉस का आंसर होगा 1 एंड साइन का आंसर होगा 0। अगर एंगल है 2 पाई तो भी कॉस का आंसर होगा 1, साइन का आंसर होगा 0। एंगल है 4 पाई तो भी कॉस का आंसर होगा 1 और साइन का आंसर होगा 0। एंगल अगर पाई है तो कॉस का आंसर होगा -1, साइन का आंसर होगा 0। अगर एंगल 9π/2 है तो फर्स्ट वैल्यू इज कॉस, तो कॉस का आंसर होगा 0, और साइन 9π/2 का आंसर होगा 1। तो वैसे किसी भी एक्सिस पे अगर कोई एंगल है तो उसके लिए साइन या फिर कॉस आप यहाँ से यूनिट सर्कल से ले सकते हो। अभी ये जो एंगल्स है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, उन सबको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो के फॉर्म में हम लिखेंगे 2k पाई, वेर k बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे 2k पाई में अगर हम k की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा, फिर k की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, k की जगह पे 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा, 3 रखोगे तो 6 पाई आएगा एंड सो ऑन। लेकिन k बिलोंग्स टू z में तो नेगेटिव वैल्यूज भी होती है, तो k की जगह पे अगर -1 रखोगे तो -2 पाई आएगा। तो यहाँ पे आपको -2 पाई तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 0 से हमने स्टार्ट किया था और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए थे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो एंगल हमने मेजर किया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया है, लेकिन मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और नेगेटिव डायरेक्शन में एक कंप्लीट रोटेशन जाता हूँ तो यहाँ का एंगल हो जाएगा -2 पाई। फिर वापिस एक कंप्लीट रोटेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ का एंगल हो जाएगा -4 पाई। तो जैसे 6 पाई से 2 पाई कम होके 4 पाई आ रहा है, और फिर 2 पाई आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, तो उसमें से भी 2 पाई कम होके -2 पाई भी आएगा, -4 पाई भी आएगा, और आगे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप इसी तरह पे ए डैश, बी और बी डैश सब जगह पे नेगेटिव एंगल्स भी सोच सकते हो। तो यहाँ पे 2k पाई आएगा और k बिलोंग्स टू z ही होगा, जिसमें z में से मतलब इंटीजर वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स रख सकते हो। फिर ये जो वैल्यू है b के पास वो है π/2, 5π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। तो उसको मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं जहां पे π/2 एक कॉमन टर्म है। π/2 का जो कोफिशिएंट है वो है 159। 159 को हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, तो उसको हम बोलेंगे 4k प्लस 1। मतलब 4 का जो टेबल है 0, 4, 8 उसमें +1 हो रहा है, तो उसको हमने 4k प्लस 1 π/2 लिखा है।
where k is belongs to z। और ये जो एंगल है ए डैश के पास पाई, 3 पाई, 5 पाई ये सब एंगल है, तो उन सब में से पाई कॉमन आ जाएगा और अंदर जो वैल्यूज बच रही है कोएफिशिएंट ऑफ पाई वो है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 2k+1, क्योंकि ये जो 2k है वो इवन नंबर है और +1 कर दोगे तो ऑड नंबर हो जाएगा और उसके साथ है पाई। अभी ये जो पॉइंट है बी डैश, वो बी डैश के पास पाई/2 कॉमन लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ पाई/2 इज 3, 7, 11। 3, 7, 11 को हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 -1। तो यहाँ पे लिखेंगे 4k-1 पाई/2, k बिलोंग्स टू z। यहाँ पे भी होगा k बिलोंग्स टू z। तो इसको यूज करके हमको फाइंड करने हैं जीरोस। तो यहाँ पे मैं टॉपिक ले रहा हूं जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले लेंगे जीरोस ऑफ साइन थीटा। यह है जीरोस ऑफ साइन। तो जीरोस ऑफ साइन थीटा का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम है जिसको हमने बोला है साइन, तो इनपुट में अगर मैंने थीटा दिया है तो आउटपुट आएगा साइन थीटा। लेकिन जब आउटपुट हो जाएगा जीरो तो इनपुट क्या होगा, उन सभी वैल्यूज का एक सेट बनाना है, उस सेट को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ साइन थीटा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंगल रख दूंगा जीरो, थीटा की जगह पे मैंने अगर जीरो रख दिया तो जीरो के लिए साइन जीरो आ जाएगा जीरो, और वैसे ही मैं 2 पाई रख दूंगा तो 2 पाई के लिए भी साइन 2 पाई आ जाएगा जीरो। तो ऐसे कौन से एंगल है कि जिसके लिए साइन का आंसर जीरो आ रहा है, उसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ साइन थीटा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वैल्यू कॉस थीटा है और सेकंड वैल्यू है साइन थीटा। तो साइन का आंसर जीरो कहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट ए है जहां पे साइन का आंसर जीरो हो रहा है और एक पॉइंट ए डैश है जहां पे साइन का आंसर जीरो हो रहा है। और बी डैश के पास साइन का आंसर जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि बी के पास साइन का आंसर है 1 और बी डैश के पास साइन का आंसर है -1। तो पॉइंट ए के लिए साइन थीटा है जीरो और पॉइंट ए डैश के लिए साइन थीटा है जीरो। तो हम जीरोस ऑफ साइन स्टार्ट कर रहे हैं। जीरोस ऑफ साइन थीटा के लिए हम ले रहे हैं साइन थीटा इक्वल जीरो। तो साइन थीटा इक्वल जीरो कहां पे हो रहा है, वो पॉइंट्स है ए एंड ए डैश। तो पहले हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स ए ऑफ 10 एंड ए डैश ऑफ -10। तो यहाँ पे साइन का आंसर हो रहा है जीरो, तो उसके लिए एंगल्स कौन से मिल रहा है, पॉइंट ए एंड ए डैश, उसके लिए एंगल्स है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम एंगल्स लिखेंगे 0, पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई एंड सो ऑन। तो इसका मतलब होगा थीटा इक्वल्स आ जाएगा के पाई, वेर के बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे जीरो से भी आगे वैल्यू हो सकती है क्योंकि सब नेगेटिव एंगल्स के लिए भी साइन का आंसर जीरो आ सकता है। तो यहाँ पे आगे भी वैल्यू होगी और यहाँ पे इंफिनिटी तक वैल्यू जाएगी और आंसर होगा थीटा इक्वल्स के पाई, वेर के बिलोंग्स टू जेड। वैसे ही हम कॉस थीटा का जीरो निकालेंगे, तो जीरोस ऑफ कॉस, कॉस भी बोल सकते हो, कॉसाइन भी बोल सकते हो, इसके लिए कॉस थीटा इक्वल जीरो लेना पड़ेगा। अभी कॉस थीटा जीरो कहां पे हो रहा है, तो आप पॉइंट बी और बी डैश देख लो, वहां पे कॉस का आंसर हो रहा है जीरो और उसके लिए एंगल्स है पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2। तो पॉइंट्स हमको मिले हैं बी एंड बी डैश, लेकिन उसके लिए सब एंगल्स मिल रहे हैं पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2 एंड सो ऑन। तो इसको आप बोल सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो 1, 3, 5, 7 को हम लिख देंगे 2k+1 पाई/2, वेर के बिलोंग्स टू जेड। वैसे ही हम जीरोस ऑफ टेन थीटा निकालेंगे। जीरोस ऑफ टेन, तो टेन थीटा उसका आंसर आना चाहिए जीरो। तो थीटा कोई भी इनपुट देना है, आंसर आना चाहिए जीरो।
लेकिन ये किसका आंसर है, टेन थीटा का। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होना चाहिए जीरो। तो ये जहां पे भी साइन थीटा जीरो होगा वहीं पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन थीटा जहां पे जीरो होगा वहीं पे टेन थीटा भी जीरो होगा। तो जीरोस ऑफ साइन इज जीरोस ऑफ टेन। तो जीरोस ऑफ टेन उसको हम लिख देंगे के पाई, मतलब जो जीरोस ऑफ साइन है वही जीरोस ऑफ टेन होंगे। के बिलोंग्स टू जेड। फोर्थ हम ले रहे हैं जीरोस ऑफ कॉट। जीरोस ऑफ कॉट, तो कॉट थीटा हमको पता है कि अगर जीरो होगा तो कॉस थीटा भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉट की जगह पे रखेंगे कॉस बाई साइन। और कॉस के जीरोस क्या है, टू के प्लस वन पाई बाई टू, वेर के बिलोंग्स टू जेड। तो यहां पे हमने देखा है कि कॉस थीटा कहां पे जीरो होता है, टू के प्लस वन पाई बाई टू के पास। तो जीरोस ऑफ कॉट भी हो जाएगा टू के प्लस वन पाई बाई टू। फिफ्थ हम ले रहे हैं जीरोस ऑफ कॉसेक। जीरोस ऑफ कॉसेक, तो उसके लिए कॉसेक थीटा होना चाहिए जीरो। कॉसेक थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा, वो होना चाहिए जीरो। तो ये तो हो जाएगा वन इक्वल जीरो। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब थीटा की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके लिए कॉसेक का आंसर होगा जीरो। तो जीरोस ऑफ कॉसेक वो हो जाएगा फाइव, और वही होगा जीरोस ऑफ सेक, क्योंकि सेक थीटा होगा वन अपॉन कॉस थीटा, तो वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब जीरोस ऑफ सेक भी हो जाएगा नल सेट, एंड जीरोस ऑफ कॉसेक भी हो जाएगा नल सेट। अभी हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखने के लिए पहले यूनिट सर्कल देखेंगे। यूनिट सर्कल में ये एक्सिस है, ये है ओरिजिन, यहाँ पे पॉइंट है ए, ये है ए डैश, ये है बी, और ये है बी डैश। पॉइंट ए के पास कोऑर्डिनेट्स है 10, ए डैश के पास -10, बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 1, एंड बी डैश के कोऑर्डिनेट्स है 0 -1। ए के पास एंगल है 0, बी के पास एंगल है पाई बाई टू, ए डैश के पास पाई, बी डैश के पास 3 पाई बाई टू, फिर आएगा 2 पाई, फिर यहाँ पे होगा पाई बाई टू के बाद 5 पाई बाई टू, पाई के बाद होगा 3 पाई, 3 पाई बाई टू के बाद हो जाएगा 7 पाई बाई टू, 2 पाई के बाद होगा 4 पाई, एंड सो ऑन। तो पहले ये जो ग्राफ है y इक्वल साइन एक्स, वो ग्राफ हम देखेंगे। यहाँ पे है एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम सब एंगल्स लिखेंगे। तो ओरिजिन के पास एंगल है 0, उसके आगे जाओगे तो एंगल होगा पाई बाई टू, उसके आगे जाओगे तो एंगल होगा पाई, उसके आगे जाओगे तो एंगल होगा 3 पाई बाई टू, उसके आगे जाओगे तो एंगल होगा 2 पाई, उसके भी आगे उतने ही डिस्टेंस पे एंगल आएगा 5 पाई बाई टू, उससे भी आगे जाओगे तो 5 पाई बाई टू के आगे होगा 3 पाई, 3 पाई के आगे उतने ही डिस्टेंस पे जाओगे तो होगा 7 पाई बाई टू, और उतने ही डिस्टेंस पे आगे जाओगे तो होगा 4 पाई। वैसे ही आगे जाएगा इन्फिनिटी तक। जीरो के लिए साइन का आंसर है जीरो, तो जब एंगल जीरो होगा तो साइन का आंसर जीरो है, और जो भी साइन का आंसर होगा उसी को हम y बोलेंगे। तो जीरो के लिए जीरो है तो ये पॉइंट है। पाई बाई टू के लिए साइन का आंसर है 1, तो पाई बाई टू के लिए y वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे है 1 और ये होगा 1। फिर पाई के लिए साइन का आंसर होगा 0, फिर 3 पाई बाई टू के लिए साइन का आंसर होगा -1, 2 पाई के लिए साइन का आंसर होगा 0। बीच में जो वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, सबके लिए आप वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये सब पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर सब एंगल के लिए आप प्लेस कर दोगे वैल्यू तो ये पूरा कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा, और साइन का कर्व ऐसे जाएगा। ये जो है उसको हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल साइन एक्स। तो ये 0 से 2 पाई में ऐसा ग्राफ दिखेगा। अभी जो 0 से 2 पाई है एक कंप्लीट रोटेशन, वैसे ही हम 2 पाई से 4 पाई तक जाएंगे तो भी यही ग्राफ दिखेगा। मतलब 5 पाई बाई टू के लिए साइन का आंसर है 1, तो यहाँ पे 1 होगा साइन का आंसर। 3 पाई के लिए साइन का आंसर 0 हो जाएगा। फिर 7 पाई बाई टू के लिए साइन का आंसर होगा -1, तो यहाँ पे आएगा -1।
तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। यह है साइन का आंसर 1, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर डिक्रीज होके -1 होगा और वहाँ से इंक्रीज होके 0 हो जाएगा। वैसे ही आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे भी आप नेगेटिव एंगल लोगे तो नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि साइन का आंसर 2 पाई जितने डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल पीरियड P। और साइन के लिए प्रिंसिपल पीरियड होगा 2 पाई। 2 पाई जितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, फिर 2 पाई से 4 पाई में जो ग्राफ होगा वही ग्राफ वापस रिपीट होके 4 पाई से 6 पाई में आएगा, वैसे ही आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, और जो x की वैल्यूज है उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ साइन। इसका मतलब है ये हमारा जो सिस्टम है साइन x। तो इनपुट में हम देंगे x और आउटपुट आ जाएगा साइन ऑफ x। तो x की जो वैल्यूज हम इनपुट में रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो डोमेन ऑफ साइन वो हो जाएगा r, क्योंकि कोई भी रियल नंबर दे सकते हो। वो एंगल कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और या फिर 0 भी हो सकता है। और आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट मतलब साइन की वैल्यूज, और साइन की वैल्यूज मतलब y की वैल्यूज। तो y की वैल्यूज यहाँ पे मिनिमम है -1 एंड मैक्सिमम है 1। तो -1 के 1 के बीच में सब वैल्यूज मिल रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो -1 से 1 पूरा आएगा लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो उसका मतलब ये जो y है उसकी वैल्यूज -1 टू +1 तक सब मिल रही है। तो साइन का जो आंसर मिल रहा है वो -1 से 1 में मिल रहा है। और साइन के जितने भी आंसर्स होंगे उसका एक सेट बनाएंगे, हम उसको बोलेंगे रेंज। तो रेंज ऑफ साइन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। क्लोज इंटरवल मतलब -1 भी होगा उसमें, 1 भी होगा, और बीच की सब वैल्यूज होंगी। मतलब ये जो नंबर लाइन है उस पे यहाँ पे -1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो -1 भी लेना है, 1 भी लेना है, और ये बीच वाली सब वैल्यूज लेनी है। इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो साइन का ग्राफ हमने देखा। साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और 0 से इंक्रीज होके ये 1 होता है, 1 से डिक्रीज होके वापस 0 होता है, 0 से डिक्रीज होके -1, और -1 से आगे जाके 2 पाई तक जाएगा तो इंक्रीज होके 0 हो जाएगा। फिर वैसे ही ये ग्राफ रिपीट होगा, 0 से 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0 एंड सो ऑन। तो साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होके एक कंप्लीट रोटेशन में वापस 0 पर जाता है, और 2 पाई जितने डिस्टेंस के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम इसको बोलेंगे 0 to π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज हो रहा है। फिर π/2 to पाई इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज हो रहा है। फिर पाई टू 3 π/2 इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज हो रहा है। और 3 π/2 टू 2 पाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकेंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में डिक्रीजिंग एंड फोर्थ में इंक्रीजिंग होगा। वैसे ही अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ पे साइन का आंसर है 0, 0 से हो रहा है 1, 1 से हो रहा है 0, 0 से -1, -1 से 0। तो ये जो 0 से 1 तक जा रहा है ये पॉजिटिव है, 1 से 0 भी पॉजिटिव है, 0 से -1 वाला ग्राफ नेगेटिव होगा, और -1 से 0 वाला भी है नेगेटिव। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव है। सेम वे हम देखेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल्स कॉस एक्स। तो ये सेकेंड ग्राफ होगा y इक्वल्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे यूनिट सर्कल पे कॉस की वैल्यू कितनी है? एंगल जब 0 होगा तो कॉस की वैल्यू होगी 1। एंगल जब π/2 होगा तो कॉस की वैल्यू होगी 0। एंगल जब पाई होगा तो कॉस की वैल्यू होगी -1। और एंगल 3 π/2 होगा तो कॉस की वैल्यू होगी 0। और वापस 2 पाई के पास भी एंगल होगा, सॉरी कॉस की वैल्यू होगी 1। तो आपको पता है कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू है 1, फिर होगी 0, फिर 0 से -1, -1 से 0 एंड 1। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है a ऑफ 1 0, यहाँ पे पॉइंट है b ऑफ 0 1, a डैश ऑफ होगा -1 0 एंड b डैश ऑफ हो जाएगा 0 -1। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस, और फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस।
तो 0 के पास कॉस का आंसर 1 है तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। 0 के पास कॉस का आंसर 1 होगा, फिर उसके आगे π/2। π/2 के पास कॉस का आंसर 0 होगा तो ग्राफ ऐसे डिक्रीज होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके आगे जाओगे तो पाई आएगा, पाई के आगे कॉस का आंसर -1 होगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा। फिर पाई से आगे जाओगे 3π/2 तक, तो पाई से 3π/2 में कॉस इंक्रीज होके आ जाएगा 0, तो पाई से 3π/2 में कॉस का आंसर -1 से जा रहा है 0। फिर 3π/2 से आगे जाओगे 2π, 3π/2 से 2π में जाओगे तो कॉस का आंसर इंक्रीज होके हो जाएगा 1। तो इसका मतलब होगा 2π के पास आंसर होगा 1। फिर 0 से 2π में जो ग्राफ मिला है वही ग्राफ 2π से 4π में रिपीट होगा, तो हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा और ये हो जाएगा 4π। मतलब 2π जितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है तो उसका प्रिंसिपल पीरियड है 2π। और रेंज कितनी होगी, तो लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 1, तो ये जो y की वैल्यूज है उसी को हम बोलेंगे वैल्यूज ऑफ कॉस। तो उसकी रेंज हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल -1 to 1। और डोमेन ऑफ कॉस कितना होगा, डोमेन मतलब जो इनपुट दे सकते हो x की वैल्यूज, तो x की वैल्यू तो आप यहाँ से आगे इन्फिनिटी तक जा सकते हो, तो -इन्फिनिटी से आगे इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो डोमेन ऑफ कॉस इज आर, ऑल रियल नंबर्स। अभी हम 10 का ग्राफ देखेंगे, तो थर्ड ग्राफ देखेंगे y इक्वल्स 10x। ये जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल पे वापस हम वैल्यूज रख रहे हैं। यहाँ पे a ऑफ 1 0 है, a डैश ऑफ -1 0, यहाँ पे है b ऑफ 0 1 एंड b डैश ऑफ 0 -1। और फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी कॉस और सेकंड वैल्यू जो है वो है साइन। यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो कॉस हो जाएगी, तो 0 से -1 वो वाला होगा कॉस, और 1 से डिक्रीज होके जो 0 हो रहा है वो है साइन। वैसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस और सेकंड वैल्यू जो है वो है साइन। यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू को बोलेंगे कॉस और सेकंड वैल्यू को बोलेंगे साइन। अभी किस क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव नेगेटिव है वो देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 1 से जा रही है 0, तो वो है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से जा रही है 1, तो वो है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 0 से डिक्रीज होकर -1 हो रही है, तो वो है नेगेटिव। और साइन की वैल्यू 1 से डिक्रीज होकर 0 हो रही है, तो वो है पॉजिटिव। तो मतलब साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 कॉस की वैल्यू जा रही है, तो वो है नेगेटिव। और साइन की वैल्यू 0 से डिक्रीज होकर -1 हो रही है, तो वो भी है नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, तो कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन की वैल्यू -1 से 0 जा रही है, तो वो है नेगेटिव। तो उसका मतलब होगा साइन अपॉन कॉस जब करोगे तो साइन बाई कॉस 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 10 के लिए हम सोच रहे हैं, 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बाई कॉस करोगे तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कर दोगे तो नेगेटिव बाई नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होगा पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अपॉन कॉस तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव वो हो जाएगा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अभी उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। जब साइन की वैल्यू, यहाँ पे एंगल है 0, तो एंगल 0 के लिए साइन का आंसर है 0 और कॉस का आंसर है 0, तो साइन अपॉन कॉस करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 0। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे होगी 0। फिर π/2 के पास जाओगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 1/0, तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। तो मतलब 0 से इंक्रीज होके आंसर इन्फिनिटी आएगा। और बीच में π/4 के पास आंसर आता है 1, तो ये आंसर 10 का आंसर 0 से 1 जा रहा है और 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो उसका मतलब जब हम एंगल 0 से स्टार्ट करके π/2 तक ले जाएंगे तब 10 का आंसर 0 से इंक्रीज होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे एंगल है 0, यहाँ पे एंगल है π/2। तो जब हम एंगल इंक्रीज करके 0 से π/2 ले जाएंगे तब 10 का आंसर इंक्रीज होकर 0 टू इन्फिनिटी जाएगा।
लेकिन वो इन्फिनिटी कोई फिक्स टर्म नहीं है, तो यहाँ पे टच नहीं होगा, ये इन्फिनिटी लाइन होगी। तो ये हमारी इन्फिनिटी लाइन है। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो रिवर्स जाएंगे तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा -π/2। और नेगेटिव में जब वैल्यूज हम इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि -π/2 से जब आप 0 तक जाओगे तो 10 का आंसर -इन्फिनिटी से इंक्रीज होकर 0 तक जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इन्फिनिटी लाइन होगी जिसको हम बोलेंगे -π/2, और 10 का आंसर -इन्फिनिटी से इंक्रीज होके 0 तक जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इंक्रीज होके हो रहा है इन्फिनिटी तक। अभी π/2 के आगे जाओगे तो π/2 से आगे जाओगे तो यहाँ पे आंसर इन्फिनिटी आता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा -इन्फिनिटी। और ए डैश के पास साइन अपॉन कॉस वो हो जाएगा 0 अपॉन -1, तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 10 का आंसर है 0, यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है लेकिन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में -इन्फिनिटी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का आंसर -इन्फिनिटी से इंक्रीज होकर 0 जाएगा। तो π/2 टू पाई इज ए सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप ट्रैवल करोगे तो 10 का आंसर -इन्फिनिटी से इंक्रीज होके 0 जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से 3π/2 तक जाओगे तो यहाँ पे पाई से 3π/2 तक जाओगे तो 10 का आंसर 0 से इंक्रीज होके इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। तो पाई से 3π/2 तक 10 का आंसर 0 से इंक्रीज होके इन्फिनिटी तक जाएगा और ये इन्फिनिटी लाइन होगी। और ये एक्स एक्सिस है, वैसे ही ग्राफ आगे रिपीट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 10 का आंसर पाई जितने डिस्टेंस के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, फिर वापिस ये जो पॉजिटिव आया है वो रिपीटेशन आ रहा है। तो उसका मतलब 10 का प्रिंसिपल पीरियड 2π नहीं होगा, सिर्फ पाई होगा। तो 10 का ग्राफ आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये होगा -π और ये हो जाएगा -3π/2, और आगे इन्फिनिटी तक ये ग्राफ ले जा सकते हो। अभी जो रेंज है वो है वैल्यूज ऑफ y। तो 10 के लिए हम रेंज कितनी लिख सकते हैं? तो यहाँ से आप ग्राफ देख लो, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और 0 तक जाता है और 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, तो मतलब पूरा r कवर हो रहा है। तो रेंज ऑफ 10 इज r। एंड डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होगा? जो आप इनपुट में दे सकते हो। तो इनपुट में आप यहाँ से वैल्यू π/2 नहीं, -π/2 नहीं दे सकते, π/2 भी नहीं दे सकते, 3π/2 भी नहीं दे सकते। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो एंगल्स है -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, उसके लिए कॉस का आंसर आता है 0। और टेन थीटा क्या होता है? 10x इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 होगा ऐसा एंगल हम नहीं रख सकते, तो जीरोस ऑफ कॉस नहीं रख सकते, मतलब -π/2, π/2, 3π/2 ये सब नहीं रख सकते। तो अभी इसका डोमेन हमको लेना पड़ेगा r माइनस जीरोस ऑफ कॉस इज 2k प्लस 1 π/2 where k belongs to z। वैसे ही हम कॉट का भी ग्राफ देखेंगे। फोर्थ ग्राफ हम देखेंगे y इक्वल्स कॉट एक्स का। तो y इक्वल्स कॉट एक्स जो फंक्शन है वो आपको पता है कि 0 के लिए आंसर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये होगा कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो cos x बाई साइन एक्स, तो यहाँ पे पॉइंट है 1 0, यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे है -1 0, और यहाँ पे पॉइंट होगा 0 -1। तो फर्स्ट वैल्यू है cos, सेकंड वैल्यू है साइन। तो जब आप cos बाई साइन करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर आएगा, यहाँ पे cos अपॉन साइन हो जाएगा 0। ये जो सर्कल किया हुआ है वो कॉट की वैल्यूज है, यहाँ पे हो सकता है इन्फिनिटी और यहाँ पे हो सकता है 0। लेकिन इन्फिनिटी में आपको ऐसा देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव था, तो 10 जो पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में कॉट पॉजिटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम कर रहे होंगे तो यहाँ का कॉट का आंसर होगा इन्फिनिटी। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ का कॉट का आंसर होगा -इन्फिनिटी।
वैसे ही यहाँ पे 0 है तो 0 से आगे जाओगे तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे होगा माइनस इन्फिनिटी, और थर्ड क्वाड्रेंट के रिलेटेड यहाँ पे वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो 0 के पास हमारी वैल्यू है इन्फिनिटी, वो डिक्रीज होके हो रही है 0। तो हमारा कॉट का ग्राफ ऐसे जाएगा और ये वैल्यू होगी π/2। फिर एंगल π/2 से हम आगे जाएंगे पाई तक, तो कॉट का आंसर नेगेटिव होगा, तो 0 से डिक्रीज होकर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा और पाई के पास माइनस इन्फिनिटी होगा। ये एंगल है पाई, पाई के पास माइनस इन्फिनिटी, तो ये होगा पाई और कॉट का आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी। फिर पाई के पास आंसर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी से डिक्रीज होकर वापस 0 जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ होगा और ये पाई से 3π/2 तक जाएगा एंगल। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस 0 से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो ग्राफ ऐसे होगा, ये 0 से माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे एंगल हो जाएगा 2π। मतलब पाई जितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है तो कॉट का प्रिंसिपल पीरियड भी है पाई। वैसे ही यहाँ पे भी नेगेटिव एंगल के लिए भी ऐसे ही ग्राफ आएगा और ये हो जाएगा -π/2 और यहाँ पे वैल्यू होगी -π। तो ये जो ग्राफ है उसको हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल्स कॉट एक्स। उसकी रेंज भी हमको दिख रही है, इन्फिनिटी से डिक्रीज होके माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और ये सब y की वैल्यूज है, y मतलब कॉट एक्स की वैल्यूज है। तो रेंज ऑफ कॉट इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स आर। एंड डोमेन, डोमेन कैसे मिलेगा? तो जहां पे भी साइन का आंसर 0 होगा वो एंगल्स नहीं चलेंगे। मतलब 0 के पास यहाँ पे कॉट नहीं मिल रहा है, पाई के पास भी कॉट नहीं मिल रहा है, 2 पाई के पास भी कॉट नहीं मिल रहा है, तो डोमेन में हमको लेना पड़ेगा r-0 ऑफ साइन इज के पाई वेर k बिलोंग्स टू z। वैसे ही हम y इक्वल्स कॉसेक x का ग्राफ देखेंगे। y इक्वल्स कॉसेक x के लिए पहले साइन का ग्राफ देख लेंगे। तो साइन का ग्राफ हमको पता है कि यहाँ से ऐसे साइन का ग्राफ जाता है और ये जो साइन का ग्राफ है उसी से हमको पता चलेगा कि कॉसेक का ग्राफ कैसे होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, यहाँ से ऐसे भी ग्राफ जाता है, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे एंगल है π/2, ये है पाई और ये होगा 3π/2, यहाँ पे होगा 2π, ये बन जाएगा 5π/2, ये होगा 3π, यहाँ पे होगा 7π/2 और ये हो जाएगा 4π एंड सो ऑन। तो जहाँ पे भी साइन का आंसर 0 है वहाँ पे कॉसेक का आंसर इन्फिनिटी होगा, जहाँ पे भी साइन का आंसर 1 है वहाँ पे कॉसेक का आंसर भी 1 होगा। फिर पाई के पास साइन का आंसर 0 है तो कॉसेक नहीं मिलेगा, तो ये इन्फिनिटी लाइन होगी। और साइन जब इंक्रीज हो रहा है तो कॉसेक डिक्रीज होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो साइन जब इंक्रीज होगा तब कॉसेक डिक्रीज होगा, 1/1 रखोगे तो π/2 के लिए आंसर 1 ही आएगा। फिर जब साइन डिक्रीज होगा तो कॉसेक इंक्रीज होगा, और जब यहाँ पे साइन का आंसर 0 है तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है। वैसे ही अगर साइन पॉजिटिव है तो 1/पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के लिए कॉसेक का आंसर भी है पॉजिटिव। यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव है। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो जब साइन डिक्रीज हो रहा है तो कॉसेक इंक्रीज होगा, और साइन नेगेटिव है तो 1/नेगेटिव इज ऑल्सो नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉसेक भी नेगेटिव होगा। 2π के पास साइन का आंसर 0 है तो कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी लाइन होगी और यहाँ से कॉसेक का ग्राफ ऐसे जाएगा। वैसे ही ये जो साइन का ग्राफ है उसके हिसाब से कॉसेक का ग्राफ ये आ जाएगा, यहाँ पे होगी इन्फिनिटी लाइन, यह है इन्फिनिटी लाइन, और कॉसेक साइन का ग्राफ ये होगा तो कॉसेक का ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा और ये होगा इन्फिनिटी लाइन। वैसे ही कॉसेक का ग्राफ यहाँ पे भी आएगा और ये होगा इन्फिनिटी लाइन, और यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 2π जितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो प्रिंसिपल पीरियड ऑफ कॉसेक एक्स इज ऑल्सो 2π। अभी इसकी रेंज निकालेंगे। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि y इक्वल्स है कॉसेक एक्स, तो यहाँ पे कॉसेक का आंसर इन्फिनिटी से 1 जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है।
फिर माइनस इन्फिनिटी से ये जो वैल्यू होगी वो होगी -1। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 जा रहा है, फिर -1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो मतलब ये जो लाइन है y=1 उसके ऊपर ही ग्राफ मिल रहा है और सब वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे -1 के नीचे ही ग्राफ मिल रहा है और माइनस इन्फिनिटी टू -1 सब वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि y की कौन सी वैल्यू मिल रही है, 1 या फिर 1 से ऊपर, -1 या फिर -1 से नीचे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल होगा और यूनियन विथ क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो अभी ये जो है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पूरा रियल नंबर जो है उसमें सिर्फ -1 to 1, मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं है, बाकी सब वैल्यूज है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 1, 1 लेना है, 1 से ज़्यादा भी लेना है, -1 भी लेना है, -1 से कम भी लेना है, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू 1 भी मिल रही है, 1 से ज़्यादा भी मिल रही है, -1 भी मिल रही है, -1 से कम भी मिल रही है। लेकिन बीच वाली एक भी वैल्यू नहीं आएगी, 0 भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ बीच वाली वैल्यू ही माइनस करनी है। तो आर माइनस के बाद होगा ओपन इंटरवल -1 to 1। ये जो -1 to 1 ओपन इंटरवल है उसका मतलब होता है -1 नहीं लेना है, 1 भी नहीं लेना है, सिर्फ बीच वाली वैल्यू लेनी है। तो सिर्फ बीच वाली वैल्यू लेनी हो, -1 और 1 नहीं लेना हो, तो इसको हम ओपन इंटरवल, ये राउंड ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो ये जो ओपन इंटरवल है, मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू है वही सिर्फ माइनस करनी है। तो -1 भी हमारे इंटरवल में रहेगा, 1 भी रहेगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू भी रहेगी और -1 से कम वैल्यू भी रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ कॉसेक। अभी डोमेन ऑफ कॉसेक के लिए साइन का आंसर 0 नहीं हो सकता, तो इसका डोमेन हम लिखेंगे, डोमेन ऑफ cosec is r minus zeros of sine is k pi where k belongs to z। वैसे ही हम सिक्स्थ ग्राफ देखेंगे y=sec x। तो y=sec x का जो ग्राफ आएगा उसमें पहले हम cos का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। यह है cos का ग्राफ। ये जो ग्राफ है उसके ऊपर से हम sec का ग्राफ निकाल सकते हैं, नेगेटिव एंगल के लिए भी जाएगा। यहाँ पे है 0, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1 और ये जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी -1। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यहाँ पे एंगल होगा π/2। π/2 के पास कॉस का आंसर 0 है तो सेक अनडिफाइंड, यहाँ पे होगा -π/2, तो कॉस का आंसर 0 है तो सेक अनडिफाइंड होगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है उसके हिसाब से सेक का ग्राफ ये ऊपर आएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, और यहाँ पे π/2 to 3π/2 में जो ग्राफ दिख रहा है उसके हिसाब से सेक का ग्राफ नीचे आएगा वैसे, और ये 3π/2 के लिए इन्फिनिटी लाइन होगी। फिर यहाँ पे होगा 5π/2 जो भी एक इन्फिनिटी लाइन होगी, और ये जो कॉस का ग्राफ पॉजिटिव है उसके हिसाब से सेक का ग्राफ ऐसे आएगा। और 5π/2 से आगे जाओगे तो ये 7π/2 आएगा। कॉस अगर नेगेटिव है तो सेक का आंसर भी ये नेगेटिव हो जाएगा और ऐसे ग्राफ जाएगा। तो उसका मतलब हुआ कि 2π जितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू के लिए भी यहाँ पे वही ग्राफ मिलेगा, ये इन्फिनिटी लाइन होगा और ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कॉस के लिए सेक भी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉस के लिए सेक भी नेगेटिव। तो 2π जितने डिस्टेंस के बाद रिपीट होगा, प्रिंसिपल पीरियड होगा p = 2π, और 1 से ऊपर की सब वैल्यू मिल रही है, -1 से नीचे की सब वैल्यू मिल रही है, तो उसकी रेंज हम बोलेंगे r माइनस ओपन -1 to 1। और उसका जो डोमेन होगा वो डोमेन हम कैसे निकालेंगे, sec x इज 1/cos x। तो उसका मतलब जहाँ पे cos 0 होगा वो वैल्यूज नहीं चलेगी। तो ये π/2, 3π/2, 5π/2 ये सबको माइनस करना पड़ेगा। तो r माइनस जीरोस ऑफ cos इज 2k + 1π/2 वेर k बिलोंग्स टू z। तो अभी हम इसका एक टेबल बना देते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे एक फंक्शन है, उस फंक्शन के डोमेन्स, डोमेन के बाद लिख देंगे रेंज एंड
जीरोस। ये सब हम एक साथ एक टेबल में रख देते हैं। पहले हम फंक्शन ले रहे हैं साइन। साइन का डोमेन है आर, रेंज आ रही है -1 to 1 और जीरोस इज के पाई। सेट में लिख देंगे वेर के बिलोंग्स टू जेड। फिर कॉस, कॉस का डोमेन आया था आर, रेंज इज -1 to 1 और zeros of cos is 2k plus 1 pi by 2 where k belongs to z। फिर फंक्शन लेंगे tan। tan का डोमेन आया था r माइनस, tan इज साइन बाई cos, तो zeros of cos को माइनस करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 2k plus 1 pi by 2 where k belongs to z। tan की रेंज हमको मिली है r और tan के जीरोस मतलब जीरोस ऑफ साइन वो हो जाएंगे k पाई where k belongs to z। फिर फंक्शन लेंगे कॉट। कॉट का आंसर होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन मतलब डिनोमिनेटर में जो साइन होगा वो जीरो नहीं चलेगा, तो आर माइनस करना पड़ेगा के पाई वेर के बिलोंग्स टू जेड। और कॉट की रेंज है आर और जीरोस ऑफ कॉट मतलब जीरोस ऑफ कॉस होंगे, तो वो हो जाएगा 2k plus 1 पाई बाई 2 वेर के बिलोंग्स टू जेड। फिर फंक्शन ले रहा है कॉसेक एक्स। कॉसेक का डोमेन हमको पता है कि आर माइनस जीरोस ऑफ साइन करना पड़ेगा क्योंकि 1 अपॉन साइन आएगा, तो जीरोस ऑफ साइन मतलब आर माइनस के पाई वह के बिलोंग्स टू जेड। कॉसेक की रेंज हमको पता है आर माइनस ओपन -1 to 1 एंड जीरोस आएंगे फाई नल सेट। वैसे ही सेक का डोमेन होगा आर माइनस, सेक इज 1 अपॉन कॉस, तो इनपुट में आप ये एंगल्स नहीं दे सकते जहाँ पे कॉस जीरो हो रहा है, तो 2k plus 1 पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे, उसमें भी k बिलोंग्स टू z होगा और sec की रेंज हो जाएगी r माइनस -1 to 1 एंड जीरोस ऑफ sec इज ऑल्सो 5। क्योंकि sec का आंसर -1 से 1 के बीच का नहीं हो सकता, तो sec कभी भी जीरो नहीं होगा, तो जीरोस ऑफ sec इज नल सेट। अभी हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच क्वाड्रेंट। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसको हम एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। अगर एंगल 0 to पाई बाई 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 to पाई है तो सेकंड, पाई टू 3 पाई बाई 2 है तो थर्ड एंड 3 पाई बाई 2 to 2 पाई है तो फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे एंगल के फॉर्म में 0 to पाई बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट इज पाई बाई 2 to पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3 पाई बाई 2 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। तो अभी ये जो फंक्शंस है उस फंक्शंस को इन सभी क्वाड्रेंट में कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शंस है या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो पॉइंट ए जो होगा यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 0, यहाँ पे पॉइंट होता है बी उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 1, यहाँ पे पॉइंट है ए डैश उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 0 और यहाँ पे पॉइंट है बी डैश उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 -1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वहाँ पे साइन की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके 1 हो रही है, ये साइन की वैल्यू है। तो साइन इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिर 1 से हो रही है 0, तो डिक्रीजिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर 0 से हो रही है -1, तो डिक्रीजिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट और 0 से हो रही है -1 से होगी 0, तो वो इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का आंसर 0 से 1 जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर 1 से 0 जा रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। फिर साइन का आंसर 0 से -1 मतलब डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर -1 से 0 आ जा रहा है, तो मतलब नेगेटिव तो है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव। वैसे ही कॉस का आंसर, कॉस मतलब फर्स्ट को वैल्यू होगी, तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 जा रही है, 1 से 0 मतलब डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1 मतलब डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव।
फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर -1 से 0 जा रहा है, तो -1 से 0 मतलब वो इंक्रीज कर रहा है और लेकिन नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर 0 से 1 जा रहा है, तो उसका मतलब वो इंक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है। और आप ग्राफ से भी ये सब वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। जैसे साइन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में डिक्रीजिंग एंड फोर्थ में इंक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज, डिक्रीज एंड फिर इंक्रीज। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का ग्राफ पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव है। वैसे ही कॉस के ग्राफ से भी आप सोच सकते हो कि कॉस का ग्राफ फर्स्ट में पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होगा इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव, ये वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हो जाएगा इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। तो ग्राफ से भी सोच सकते हो, यूनिट सर्कल से भी सोच सकते हो। अभी 10 का ग्राफ जो है, वो 10 का ग्राफ ऐसे आ रहा था, ऐसे ग्राफ था, तो उसका मतलब होगा कि 10 तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, तो 10 इज इंक्रीजिंग इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। और 1/10 करोगे तो कॉट आएगा, वो मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए तो 10 इंक्रीज होगा, तो कॉट हर क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो जाएगा। अभी साइन जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे कॉसेक डिक्रीज होगा, यहाँ पे साइन डिक्रीज हो रहा है तो कॉसेक इंक्रीजिंग, फिर साइन डिक्रीज हो रहा है तो कॉसेक इंक्रीज होगा, साइन इंक्रीज हो रहा है तो कॉसेक डिक्रीज हो जाएगा। सेक का जो ग्राफ होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस डिक्रीज होगा तो सेक इंक्रीज, यहाँ पे कॉस डिक्रीज हो रहा है तो सेक इंक्रीज होगा, कॉस इंक्रीज हो रहा है तो सेक डिक्रीज होगा, कॉस इंक्रीज हो रहा है तो सेक डिक्रीज होगा। 10 का जो आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो साइन और कॉस पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव अपन पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, फिर नेगेटिव बाई नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव बाई पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। वैसे ही कॉट और टेन की साइन सेम होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कॉसेक की जो साइन होगी प्लस माइनस वो साइन के इक्वल होगी, तो जहाँ पे साइन फंक्शन पॉजिटिव है वहाँ पे कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, जहाँ पे साइन पॉजिटिव वहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ पे साइन नेगेटिव वहाँ पे नेगेटिव। सेक की जो साइन होगी वो कॉस के जैसी होगी, क्योंकि सेक इज 1/cos, तो जब कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव होगा, जब कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव याद रखने के लिए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये रूल, उसको बोलेंगे ऑल एस टी सी। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। एस का मतलब हम याद रखेंगे साइन थीटा इज पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये पॉजिटिव, एंड जो अदर फंक्शंस है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव दिख रहा है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी से याद रखेंगे टेन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉट थीटा इज पॉजिटिव एंड अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से याद रखेंगे कॉस थीटा इज पॉजिटिव, sec theta is positive and other functions are negative। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑल एस टी सी, तो ऑल का मतलब होगा सारे फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस आ रहा है, तो एस मतलब साइन पॉजिटिव, तो उसके साथ कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब हम करेंगे टेन, तो टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। सी का मतलब हम करेंगे कॉस, तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है तो टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सी आता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अभी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं जीरोस पे। तो क्वेश्चन है फाइंड zeros
of the following functions. उसमें हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं tan 2 थीटा प्लस 1। मतलब हमारा क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ tan 2 थीटा प्लस 1। तो अभी ये याद रखना है कि यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास, वो है tan 2 थीटा प्लस 1, और एक इनपुट है जिसको हमने बोला है थीटा, और आंसर चाहिए ज़ीरो। तो ऐसे थीटा हमको निकालना है जिसके लिए फंक्शन का आंसर हो जाएगा ज़ीरो। तो हम रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे। जैसे ज़ीरो सॉ फंक्शन मांगा है तो हमको लेना पड़ेगा tan ऑफ 2 थीटा प्लस 1 इक्वल ज़ीरो। तो इसका मतलब होगा tan कहाँ पे ज़ीरो होता है, तो आपको पता होगा कि जीरोस ऑफ tan इज के पाई। यहाँ पे है ज़ीरो, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 2 पाई, यहाँ पे है 3 पाई। ये सब जगह पे tan का आंसर होता है ज़ीरो। इन सबको हम एक साथ लिखते हैं के पाई। तो इसका मतलब होगा tan फिर जो एंगल है, ये एंगल अगर के पाई होगा तो tan का आंसर हो जाएगा ज़ीरो। तो उसका मतलब 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा के पाई, वेर के बिलोंग्स टू जेड। अभी थीटा को हम सब्जेक्ट लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा के पाई माइनस 1 अपॉन 2, वेर के बिलोंग्स टू जेड। तो ये थीटा के लिए tan ऑफ 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा ज़ीरो। हम एक बार वेरीफाई करते हैं। ये के पाई माइनस 1 बाई टू यहाँ पे रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 थीटा का आंसर बचेगा के पाई माइनस 1। के पाई माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा के पाई, तो ये आ जाएगा के पाई। और के पाई के लिए tan का आंसर होता है ज़ीरो। तो अभी हमारा आंसर होगा zeros of the function is k pi minus 1 by 2 where k belongs to z। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं फाइंड zeros of the function sin of 3x plus 2। अभी इसके जीरोस निकालने हैं तो हमको लेना पड़ेगा साइन ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल ज़ीरो। अभी साइन के जीरोस चाहिए क्योंकि साइन का आंसर ही ज़ीरो है। तो जीरोस ऑफ साइन इज के पाई, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू लेना पड़ेगा के पाई, वेर के बिलोंग्स टू जेड। तो x इज इक्वल टू, x का आंसर हमको लाना है क्योंकि जो x आएगा उसी को बोलेंगे जीरोस ऑफ साइन। तो x इक्वल्स आएगा के पाई माइनस 1 बाई के पाई माइनस 2 बाई 3, वेर के बिलोंग्स टू जेड। तो इसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ साइन 3x प्लस 2, वो है के पाई माइनस 2 बाई 3, वेर के बिलोंग्स टू जेड। थर्ड क्वेश्चन इस पे हम ले रहे हैं कॉट ऑफ 3x, उसके जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं कॉट 3x इक्वल ज़ीरो लूँगा क्योंकि जीरोस निकालने हैं। कॉट के जीरोस हमको पता है 2k प्लस 1 पाई बाई 2, लेकिन वो 3x के इक्वल लिखना पड़ेगा, k बिलोंग्स टू z। तो x इक्वल्स आ जाएगा 2k प्लस 1 पाई बाई 6, वेर k बिलोंग्स टू z। फोर्थ फंक्शन हम ले रहे हैं साइन एक्स माइनस 1। तो साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स लेना पड़ेगा ज़ीरो क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं। अभी साइन एक्स माइनस 1 इक्वल ज़ीरो है तो साइन का आंसर ज़ीरो नहीं है, साइन एक्स इक्वल्स है 1। अभी हमको यूनिट सर्कल पे देखना पड़ेगा कि साइन का आंसर 1 कहाँ पे आता है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि x इक्वल्स के पाई, क्योंकि साइन का आंसर ज़ीरो है ही नहीं। साइन का आंसर कितना है 1। यहाँ पे पॉइंट b ऑफ 0 1 है, तो ये जो एंगल होगा उसके लिए साइन का आंसर होगा 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट जो है वो हमको लेना पड़ेगा b ऑफ पाई बाई 2। अभी इसको हम रेफरेंस लेंगे, ये है 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। तो इसको रेफरेंस लेके हम 2 के पाई लिखेंगे, और 2 के पाई में ये b का एंगल है पाई बाई 2, वो ऐड कर देंगे तो k के फॉर्म में ये b का आंसर आ जाएगा। तो मतलब साइन x इक्वल 0, तो x इक्वल्स होना चाहिए 2 के पाई प्लस पाई बाई 2, वेर k बिलोंग्स टू z। अगर आप k के फॉर्म में लिखोगे तो उसका मतलब होगा कि हमने सारे ऐसे एंगल्स ले लिए हैं जिसमें साइन का आंसर 1 होता हो। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। तो x इक्वल्स हमारा आंसर आएगा 4k प्लस 1 पाई बाई 2, वेर k बिलोंग्स टू z। तो इसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ साइन x माइनस 1। फिफ्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं
फाइंड जीरोस ऑफ cos x प्लस 1। तो पहले तो हमको cos x प्लस 1 इक्वल्स लेना पड़ेगा 0। तो cos x इक्वल्स आ जाएगा -1। cos की वैल्यू -1 कहाँ पे आती है? अभी cos की वैल्यू यहाँ पे होती है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। तो cos की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए डैश, और ए डैश के पास एंगल होता है पाई, और यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे 2k पाई। 2k पाई में पाई ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट मिला, उसको हम लिखेंगे ए डैश ऑफ पाई, और वहाँ से हमको x इक्वल्स मिलेगा 2k पाई प्लस पाई वेर k बिलोंग्स टू z। तो x इक्वल्स आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू पाई वेर k बिलोंग्स टू z। तो इसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ cos x प्लस 1। अभी हम ऐसा एक फंक्शन लेते हैं cosec ऑफ फाई एक्स, इसके जीरोस निकालने हैं। तो cosec ऑफ फाई एक्स इक्वल्स हम लेंगे 0, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि cos की जो रेंज है, सॉरी cosec की जो रेंज है वो तो r माइनस माइनस 1 टू 1 है। तो मतलब -1 के 1 के बीच की तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो cosec का आंसर 0 पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो जीरोस है वो होगा नल सेट। लेकिन अगर cosec फाई एक्स -1 के जीरोस पूछे जाए तो ये पॉसिबल होंगे, क्योंकि cosec फाई एक्स -1 इक्वल्स हम लिखेंगे 0। तो cosec फाई एक्स इक्वल्स आएगा 1। तो cosec का आंसर 1 तो पॉसिबल है। तो अगर cosec का आंसर 1 है तो हम लिखेंगे sin फाई एक्स इक्वल्स 1, क्योंकि 1 अपॉन साइन कर दिया तो sin फाई एक्स का आंसर आ गया 1। अभी हमको ये पता है कि साइन का आंसर 1 यहाँ पे होता है b ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे 2k पाई। 2k पाई के अंदर पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2k पाई प्लस पाई बाई 2। लेकिन वो एंगल फाई एक्स का आंसर होगा, और k बिलोंग्स टू लिखेंगे z। तो x का आंसर मिलेगा 2k पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10 वह k बिलोंग्स टू z। तो इसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ फंक्शन cosec फाई एक्स माइनस 1। अभी हम रेंज पे क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 5 sin 7x प्लस 3। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज कैसे मिलेगी। हमको पता है कि साइन की जो रेंज है वो है -1 टू 1। तो उसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ साइन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, और ये जो ग्राफ जा रहा है वहाँ पे ये है -1 और ये है 1। तो जो y की वैल्यूज हमको मिल रही है वो है रेंज ऑफ साइन। तो उसका मतलब होगा कि साइन के आगे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस पहले जहाँ पे साइन का आंसर 1 आता था वो 1 इंटू 2 मतलब ये 2 हो जाएगा। तो अभी मेरा ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये वाला ग्राफ। तो साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है, लेकिन 2 साइन एक्स की रेंज हो जाएगी -2 टू 2। तो अभी उसको हम प्रोसीजर से देखेंगे। पहले तो ये दिया हुआ है कि फाइंड रेंज ऑफ 5 sin 7x प्लस 3। तो पहले हम लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इज क्लोज इंटरवल -1 टू 1। तो ये जो इंटरवल है वो -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू देगा। ये -1 है, ये 1 है, और ये जो सब वैल्यूज है वो सब वैल्यू साइन में मिलेगी। तो इसको हम लिख पाएंगे -1 लेस और इक्वल टू साइन लेस और इक्वल टू 1। अभी साइन के बाद जो भी एंगल होगा, यहाँ पे एंगल है 7x, तो जो भी एंगल होगा उसके लिए साइन का आंसर -1 के 1 के बीच में ही होगा। तो -1 से 1 के बीच में होगा साइन 7x। अभी हमको चाहिए 5 sin 7x प्लस 3। तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। 5 sin 7x है और यहाँ पे 5 है। 5 से मल्टीप्लाई किया है मतलब पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी वही रहेगी। तो यहाँ पे लेस देन का लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा। और अभी हम +3 कर देंगे।
यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 1 है। अभी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। लेकिन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये -6 होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। मतलब इस इनइक्वालिटी को मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे -6 और -2 आएगा, लेकिन इसके बीच का रिलेशन होगा लेस देन, क्योंकि -2 बड़ा होगा, -6 छोटा होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन। तो जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी वही रखेंगे, और नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ से हम +3 करेंगे तो हर जगह पे +3 कर देंगे, तो -5 + 3 हो जाएगा -2, 5 sin 7x +3 हो जाएगा, और 5 + 3 हो जाएगा 8। तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू। तो अभी ये जो फंक्शन है 5 sin 7x + 3, उसका आंसर -2 भी आ सकता है, -2 से ज़्यादा भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 8 से कम भी आ सकता है। तो हम बोलेंगे रेंज ऑफ 5 sin 7x + 3 इज क्लोज्ड इंटरवल -2 to 8। तो ये है हमारी रेंज। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन 3 - 2 cos² x। तो पहले हम लिखेंगे रेंज ऑफ कॉस। रेंज ऑफ कॉस आपको पता होगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पे है -1 0 1, और -1 भी होगा, -1 के 1 के बीच की सब वैल्यूज हमारे पास है। यहाँ से कोई भी वैल्यू कॉस की वैल्यू हो सकती है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि -1 लेस और इक्वल टू कॉस लेस और इक्वल टू 1। अभी कॉस के बाद जो एंगल है वो हमको यहाँ से क्वेश्चन में से लेना है, तो कॉस के बाद में एंगल है एक्स। अभी पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का इंटरवल लेंगे, फिर उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो अभी हमको समझना है कि -1 से 1 वो सारी वैल्यू का अगर स्क्वायर कर देंगे तो किस इंटरवल में आंसर मिलेगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, फिर 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 मिलेगा, -0.5 का स्क्वायर करोगे तो भी 0.25 मिलेगा। मतलब जो भी ये नेगेटिव वैल्यूज है उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, तो आंसर 0 से 1 में ही आएगा। अभी उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा -2 cos² x, और यहाँ पे हो जाएगा -2। लेकिन नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो -2 cos² x -2 से ज़्यादा होगा और 0 से कम होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 लेस और इक्वल टू -2 cos² x लेस और इक्वल टू 0। अभी -2 cos² x का इंटरवल आ गया है, अभी हम 3 ऐड कर देंगे, तो 3 ऐड करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा 1, लेस और इक्वल टू 3 - 2 cos² x एंड लेस और इक्वल टू 3। तो अभी ये जो फंक्शन है वो 1 भी आ रहा है, 1 से ज़्यादा भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 से कम भी आ रहा है। तो उसकी जो रेंज है वो हमको मिली क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन 4 - sec² x। तो 4 - sec² x के लिए sec x की रेंज चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे रेंज ऑफ sec। रेंज ऑफ sec इज r -1 to 1। उसका मतलब है -1 और 1, उसके बीच वाली वैल्यू नहीं लेनी है। 1 ले सकते हो, 1 से ज़्यादा ले सकते हो, फिर -1 ले सकते हो, -1 से कम भी ले सकते हो। तो ये जो है उसको बोलेंगे रेंज। तो उसका मतलब sec x, यहाँ से हमने एंगल लिया है x,
sec x लेस और इक्वल टू -1 हो सकता है और sec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। बीच में और लिखा है मतलब दोनों का यूनियन किया है, तो ये इंटरवल भी आएगा और उसके साथ इसका यूनियन भी आएगा। अभी हमको चाहिए sec स्क्वायर x। आप ये सोच लो कि -1 से कम जितनी भी वैल्यूज है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही मिलेगा, और 1 से ज़्यादा है उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 से ज़्यादा ही मिलेगा। तो इन दोनों केस में हमको sec स्क्वायर x क्या मिल जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 भी मिलेगा और 1 से ज़्यादा भी मिलेगा, सब नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। अभी माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फिर +4 कर देंगे तो 4 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 3। तो उसका मतलब होगा 4 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स 3 भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। तो उसकी जो रेंज है उसको आप बोल सकते हो यह है 3। 3 भी हो सकता है और 3 से कम भी हो सकता है। लेकिन कम कहाँ तक जा सकता है? तो -इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो रेंज हम लिखेंगे ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 3। ये जो इन्फिनिटी है या फिर -इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर फिक्स नंबर है तभी हम ये क्लोज इंटरवल में रख सकते हैं, लेकिन अगर फिक्स नंबर नहीं है तो हमको ये ओपन इंटरवल में ही रखना है। तो आप हमेशा ये याद रखो कि -इन्फिनिटी हो या फिर इन्फिनिटी हो, ये हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखा जाता है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ मोड 2 cos स्क्वायर एक्स -5। इसकी रेंज निकालनी है। तो पहले तो हम रेंज ऑफ कॉस लिखेंगे -1 to 1, और अभी उसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 से 1 आ जाएगा। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी वही रहती है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स। 5 माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो -5 लेस देन और इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, -5 लेस और इक्वल टू -3। अभी ये जो सब वैल्यूज है -5 से -3 के बीच में, यहाँ पे है -5, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5। ये वैल्यूज हमको मिली है 2 cos स्क्वायर एक्स -5 की वैल्यूज। अभी उसका हमको मैग्नीट्यूड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो -3 का मैग्नीट्यूड करोगे तो 3 आएगा, -5 का मैग्नीट्यूड करोगे तो 5 आएगा, और इन सभी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो ये सभी वैल्यूज आपको मिलेगी। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस ले लिया तो आंसर 3 to 5 बन जाएगा। तो अभी 3 लेस और इक्वल टू आएगा मोड ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स -5 लेस और इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ दिस फंक्शन मोड ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स -5। तो रेंज इज क्लोज इंटरवल 3 टू क्लोज इंटरवल 5। अभी इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ मोड ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स -1। और दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटरवल आ रहा है नेगेटिव इंटरवल था और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे। तो साइन की रेंज हम लेंगे -1 to 1, -1 लेस और इक्वल टू साइन लेस और इक्वल टू 1। उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो 0 से 1 आ जाएगा। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस और इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स लेस और इक्वल टू 2 आ जाएगा। -1 करोगे तो -1 लेस और इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 लेस और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 जो है वो -1 के 1 के बीच में है। तो अभी ये जो इंटरवल है वो है -1 से 1। इस इंटरवल में से जो भी वैल्यू हमको मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ये मॉड्यूलस लेना है, और मॉड्यूलस का जो आंसर आएगा वो हमको लिखना है। तो -1 से 1 उसका मॉड्यूलस 2 साइन स्क्वायर एक्स -1, उसका मॉड्यूलस किस इंटरवल में आता है? तो आप सोच सकते हो कि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू वहीं पे रहेगी। तो -1 से 1 का मॉड्यूलस आएगा 0 to 1।
अगर यहाँ पे हमारा इंटरवल होता -2 टू 1, तो -2 to 1 होता, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर हमको लेना होता तो आंसर आ जाता 0 to 2। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं रेंज पे। फाइंड रेंज ऑफ 3 cosec x -2। तो रेंज ऑफ cosec हमको पता है, रेंज ऑफ cosec इज r -(-1 to 1)। तो अभी ये जो नंबर लाइन है उस पे -1 और 1 उसके बीच वाली वैल्यू नहीं लेनी है। 1 से ज़्यादा आंसर हो सकता है, -1 या फिर उससे कम आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब cosec x लेस और इक्वल टू -1 हो सकता है, या फिर cosec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 cosec x लेस और इक्वल टू -3। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी तो वही रहेगी, जहाँ पे लेस और इक्वल टू है वहाँ पे लेस और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। -2 करेंगे तो ये 3 cosec x -2 लेस और इक्वल टू -5, और 3 cosec x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोनों साइड पे 2 माइनस कर दिया है, और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। यहाँ पे भी 2 सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड पे, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये जो वैल्यू है 3 cosec x -2, वो -5 या फिर उससे कम हो सकती है, 1 या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। तो नंबर लाइन पे हम देखेंगे, यहाँ पे है -5, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1। -5 हमको मिल रहा है और -5 से कम भी मिल रहा है, और राइट साइड में 1 भी मिल रहा है और 1 से ज़्यादा भी मिल रहा है। तो ये जो इंटरवल है वो 3 cosec x -2 का इंटरवल है, तो उसको बोलेंगे रेंज ऑफ 3 cosec x -2। तो हमारी रेंज, उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, -∞ टू -5। -5 में इक्वल टू भी है तो वो क्लोज इंटरवल में लेना है, यूनियन विथ, यहाँ पे 1 भी आ रहा है और 1 से ज़्यादा भी आ रहा है, तो 1 भी ले सकते हो और 1 से इन्फिनिटी तक जा सकते हो, 1 से यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि पूरा r जो ऑल रियल नंबर्स है उसमें से ये बीच वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो r माइनस ओपन इंटरवल -5 to 1, ऐसे भी आप रेंज का आंसर लिख सकते हो।